इस लेक्चर में LGBTQ राइट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ये रिसेंटली न्यूज में है। पहले जानते हैं LGBTQ का मतलब क्या होता है। L से मतलब है लेस्बियन, यानी कि ऐसी लड़की, ऐसी गर्ल जो लड़की से ही प्रेम करती हो और लड़की से ही शादी करना चाहती हो। और G का मतलब है यहाँ पे गे, यानी कि ऐसा आदमी जो आदमी से ही प्रेम करता हो और उसी से शादी करना चाहता हो। B का मतलब है बाइसेक्सुअल, यानी कि जिनका इंटरेस्ट दोनों में, लड़की लड़का दोनों में। नेक्स्ट है T का मतलब है ट्रांसजेंडर। ट्रांसजेंडर देखो या तो हिजड़े को बोल सकते हैं जो थर्ड जेंडर है, या फिर जिसने अपना जेंडर चेंज करा लिया। जैसे मान लो लड़का पैदा हुआ, बाद में वो लड़की बन गया, जेंडर चेंज करा लिया, या लड़की पैदा हुई बाद में वो लड़का बन गया, ये हो गया ट्रांसजेंडर। और Q का मतलब है क्वीर। इसमें देखो सभी के लिए ये टर्म यूज होती है, क्वीर, ये सभी क्वीर हैं। तो अभी रिसेंटली न्यूज में इसलिए हैं, एक सीनियर एडवोकेट हैं भाई साहब, वकील हैं सौरभ कृपाल। ये इंडिया के फर्स्ट ओपनली गे जज होंगे अगर इनको जज अपॉइंट कर दिया गया तो। ये गे हैं सौरभ कृपाल। और सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम ने इनको 4 बार रिकमेंड किया है गवर्नमेंट को कि इनको जज बनाया जाए दिल्ली हाई कोर्ट का। लेकिन इनकी जो रिकमेंडेशन थी, सिफारिश थी सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम की, इनको वापस भेज दिया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, यानी कि प्रेसिडेंट के द्वारा, क्योंकि प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं हाई कोर्ट के जज को या सुप्रीम कोर्ट के जज को। तो सुप्रीम कोर्ट 4 बार, ये देखो 4 टाइम्स मतलब डिफर किया है, एक तरह से लेट किया है, लेकिन ये फिर से दोबारा से ये देखो फाइनली रिकमेंड किया है सुप्रीम कोर्ट ने इन्हीं का नाम कि इनको दिल्ली हाई कोर्ट का जज बनाया जाए। तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है एक तरह से। डिफरमेंट का एक्सक्यूज क्या दिया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, यानी कि प्रेसिडेंट के द्वारा, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है, इसकी वजह से डिफर किया जा रहा है, लेट किया जा रहा है। तो डिले हो रहा है इनके नाम में, किसकी वजह से? सेक्सुअल ओरिएंटेशन की वजह से, इनके जो गे होने की वजह से रिकमेंडेशन इनकी डिले की जा रही है बार बार। अगर ये सिलेक्ट कर दिए जाते हैं, यानी कि ये जज बन जाते हैं दिल्ली हाई कोर्ट के जज, तो ये LGBT कम्युनिटी के जो राइट हैं उनके लिए एक तरह से टर्निंग पॉइंट होगा, टर्निंग पॉइंट। और LGBT की फुल फॉर्म हम जान चुके हैं, ये लिखा है यहाँ पे। देखो यूरोपियन पार्लियामेंट है, जो यूरोप आप जानते हो भाई साहब, यूरोप, ये यूरोप है अपना, इसमें देखो बहुत सारी कंट्री आती हैं यूरोप में। यूरोपियन यूनियन बना हुआ है, उसमें 27 कंट्री है, ग्रुप बना हुआ है। यहाँ पे यूरोपियन पार्लियामेंट है उनका, ये इसने पहले ही डिक्लेयर कर चुका है कि यूरोपियन यूनियन LGBTQI ये फ्रीडम जोन है, यानी कि इनके अधिकारों की यहाँ रक्षा की जाती है पूरे यूरोपियन यूनियन में, यूरोपियन पार्लियामेंट में, इस यूरोप में जो भी यहाँ कंट्री इसके मेंबर हैं। तो पहले तो हम डिस्कस करेंगे कि दिल्ली हाई कोर्ट के जज का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, ये कॉलेजियम सिस्टम क्या है, ब्रीफली डिस्कस करेंगे। देखो इसके लिए 15-20 मिनट का लेक्चर कॉलेजियम सिस्टम क्या है, पूरा लेक्चर बना हुआ है पॉलिटी की प्लेलिस्ट में, वो आप देख सकते हो। हम सिर्फ ब्रीफली डिस्कस करेंगे यहाँ पे, और फिर डिस्कस करेंगे LGBT के राइट्स और सुप्रीम कोर्ट के क्या क्या जजमेंट है और गवर्नमेंट के क्या आर्गूमेंट है उसके बारे में। देखो अपॉइंटमेंट कैसे होता है दिल्ली हाई कोर्ट के जज का। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 217 में दिया हुआ है, दिल्ली हाई कोर्ट के जज को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, और प्रेसिडेंट जब नियुक्त करते हैं, अपॉइंट करते हैं, तो साथ में कंसल्टेशन करते हैं, यानी कि सहमति लेते हैं किस किस की? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, गवर्नर ऑफ स्टेट की। जैसे मान लो MP का मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट के जज को अपॉइंट किया जा रहा है, तो वहां के गवर्नर की कंसल्टेशन करेंगे, उनकी सहमति लेंगे। और अगर मान लो चीफ जस्टिस है हाई कोर्ट का, उसको अपॉइंट कर रहे हैं, तो सिर्फ इनकी लेंगे कंसल्टेशन, गवर्नर ऑफ द स्टेट और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं। लेकिन अगर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के अलावा और जज को अपॉइंटमेंट कर रहे हैं, तो वहां के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की भी कंसल्टेशन लेंगे। ये कॉलेजियम सिस्टम इवॉल्व हुआ है जजेस केस से, फर्स्ट जज केस, सेकंड जज केस, थर्ड जज केस। फर्स्ट जज केस आया 1981 में, इसे SP गुप्ता केस के नाम से भी जानते हैं, या फिर फर्स्ट जज केस SP गुप्ता या फर्स्ट जज केस के नाम से। इसमें कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक वर्ड लिखा है कंसल्टेशन, इसका मतलब है कंसल्टेशन, यानी कि प्रेसिडेंट चाहे तो जितनी मर्जी बार जो सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम या हाई कोर्ट का, मतलब सुप्रीम कोर्ट, पहले तो ये था सुप्रीम कोर्ट रिकमेंड करता था कि इनको आप अपॉइंट मत करो, सुप्रीम कोर्ट के जज या हाई कोर्ट के जज, या इन्हें ट्रांसफर करो, तो प्रेसिडेंट कि उसमें क्या है, मनमर्जी थी। यानी कि कंसल्ट का मतलब यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने बताया 1981 के अपने जजमेंट में SP गुप्ता केस में कि प्रेसिडेंट चाहे तो कितनी बार भी इन्हें मना कर सकते हैं, यानी कि प्रेसिडेंट सर्वोपरि है यहाँ पे। लेकिन बाद में
93 में दूसरा सेकंड जज केस आया, कहाँ गया, ये रहा सेकंड जज केस। इसे देखो सेकंड जज केस कहते हैं या स्कोरा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस बोलते हैं, स्कोरा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। स्कोरा का मतलब है सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन, एक एसोसिएशन है सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट्स की, उसका केस था 1993 का, या सेकंड जज केस के नाम से जान लो आप। इसमें कहा कॉलेजियम सिस्टम यहां से निकल के आया। इसमें कहा देखो जो कंसल्टेशन लिखा हुआ है संविधान में, इसका मतलब है कनकरेंस यानी कि सहमति, यानी कि जो प्रेसिडेंट को रिकमेंडेशन भेजेगा सुप्रीम कोर्ट वो प्रेसिडेंट को माननी पड़ेगी, यानी कि उसी को ही अपॉइंट करेंगे। यहां कनकरेंस बोल दिया कंसल्टेशन का मतलब, और तब से यही चला आ रहा है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि यहाँ पे सिर्फ सीजेआई सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सिर्फ उसकी ही इंडिविजुअल ओपिनियन नहीं चलेगी, यानी कि उन्हीं की नहीं मानी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उसके साथ साथ 2 सीनियर मोस्ट जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के, वो जो रिकमेंडेशन देंगे, जो सिफारिश देंगे, रिकमेंडेशन देंगे कि सुप्रीम कोर्ट का हाई कोर्ट का जज ये बनाया जाए, तो उन्हीं को ही अपॉइंट कर देंगे प्रेसिडेंट। लेकिन हाँ, एक बार वो कर सकते हैं डिफर, यानी कि एक बार रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं कि मान लो सुप्रीम कोर्ट के 2 जज है, सीनियर मोस्ट जज और सीजेआई हैं, इन्होंने मान लो 2 सीनियर मोस्ट जज और 2 सीनियर मोस्ट जज और सीजेआई ने भेजा रिकमेंडेशन, तो एक बार भेज सकते हैं कि आप दोबारा से ये कंसीडर करो, ये अच्छा नहीं लगा, प्रेसिडेंट बोल सकते हैं। और प्रेसिडेंट किसके एडवाइस पे काम करते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाई प्राइम मिनिस्टर, इनके एडवाइस पे जो प्राइम मिनिस्टर बोल देते हैं वही काम करते हैं। तो एक बार भेज सकते हैं वापस, लेकिन दोबारा अगर सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने भेजा तो भाई साहब फिर उन्हें वही जज को अपॉइंट करना पड़ता है। तो ये जो 2 जज थे, बाद में देखो ये बाद में जो कॉलेजियम है ये 2 जज थे अभी, सीजेआई प्लस 2 जज सीनियर मोस्ट जज सेकंड जज केस में। लेकिन थर्ड जज केस आया जब 1998 में, थर्ड जज केस, उसमें ये बढ़ा दिया, इसमें सीजेआई प्लस 4 सीनियर मोस्ट जज कर दिया, यानी कि कॉलेजियम जो अब है फिलहाल एक चीफ जस्टिस होंगे, अगर हाई कोर्ट में तो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस प्लस 4 सीनियर मोस्ट जज, और सुप्रीम कोर्ट में कॉलेजियम है तो सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और प्लस 4 सीनियर मोस्ट जज। तो ये जो रिकमेंडेशन देंगे उसी को ही अपॉइंट किया जाएगा, यानी कि जो रोल है कॉलेजियम का वो है सर्वोपरि, यानी कि एक बार सिर्फ प्रेसिडेंट ये रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं, वरना मानना ही पड़ता है। हाई कोर्ट के केस में देखो चीफ जस्टिस होंगे और सीनियर मोस्ट जज होंगे, 4 सीनियर मोस्ट जज, समझ रहे हो। तो ये नेम सजेस्ट करेंगे। जब हाई कोर्ट का कॉलेजियम होगा वो गवर्नमेंट के पास भेजेगा रिकमेंडेशन, तो उससे पहले सीजेआई या सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम अप्रूवल देते हैं। अगर मान लो सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम दे प्रेसिडेंट को मान लो रिकमेंडेशन, तो फिर डायरेक्ट चली जाएगी। अगर हाई कोर्ट से आ रहा है कि हाई कोर्ट का कॉलेजियम बना है भाई साहब, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस प्लस 4 सीनियर मोस्ट जज, तो उस केस में देखो फिर पहले सीजेआई अप्रूवल देते हैं कि जो हाई कोर्ट ने भेजी है, जो भी मतलब रिकमेंडेशन दिया, सिफारिश दी है, तब प्रेसिडेंट के पास जाती है। तो प्रेसिडेंट के पास जब आ जाती है फिर गवर्नमेंट का रोल यहाँ पे यानी कि लिमिटेड रह जाता है। फिर उसके बाद देखो ये गवर्नमेंट इंटेलिजेंस ब्यूरो को बोल सकती है इंक्वायरी करने के लिए कि आप इंक्वायरी करो, सुप्रीम कोर्ट ने जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने जो जज की रिकमेंडेशन की है, जिस लॉयर की वकील को जज बनाया जाए, उनके खिलाफ कोई ऐसा तो नहीं है, कोई केस है, कोई उनके खिलाफ कुछ मतलब कोई ऐसा तो नहीं है, उनके कुछ आरोप लगे हुए हैं। तो ये सब कुछ देखती है इंटेलिजेंस ब्यूरो। और इंटेलिजेंस ब्यूरो आप जानते हो हमारे देश की इंटेलिजेंस एजेंसी है जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर काम करती है। तो ये ऑब्जेक्शन भी रेज कर सकती है, सर्टिफिकेशन भी यानी कि क्लैरिफिकेशन भी मांग सकती है कॉलेजियम से कि कॉलेजियम ने यही जज को क्यों चुना, कि इसी को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जाए, इसी आदमी को क्यों चुना, इस लॉयर को क्यों चुना। तो ये दोबारा से अगर कॉलेजियम दोबारा से रीइटरेट कर दे, मतलब दोबारा से उसी आदमी को, ए आदमी को जो पहले भेजा था लेकिन बाद में गवर्नमेंट ने क्वेश्चन कर दिया कि इस आदमी को क्यों भेजा, दोबारा से रिकंसिडर करो, लेकिन दोबारा से फिर कॉलेजियम ने भेज दिया, तो गवर्नमेंट को उसी जज को अपॉइंट करना पड़ता, कोई ऑप्शन नहीं बचता। फिर गवर्नमेंट के यानी कि प्रेसिडेंट बाउंड है उसी को अपॉइंट करने के लिए। अब आते हैं, ये तो हो गया कॉलेजियम सिस्टम। LGBTQ का स्टेटस क्या है हमारे इंडिया में। देखो 2014 का एक जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें कहा था देखो भाई साहब जो ट्रांसजेंडर है, ये देखो थर्ड जेंडर है, ये कोई सोशल या मेडिकल इशू नहीं है, बल्कि ये ह्यूमन राइट इशू है, मानव अधिकार का इशू है। नवजीत सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस है 2018 का। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो ये जो IPC में एक सेक्शन 377 दिया हुआ था, ये बोलता था कि कोई सेम सेक्स मैरिज नहीं कर सकता, यानी कि
सेम सेक्स मैरिज का मतलब है आदमी आदमी से शादी नहीं कर सकता, औरत औरत से शादी नहीं कर सकती, यानी कि लड़की लड़की से। लेकिन इसको हटा दिया इस सेक्शन 377 को, क्योंकि ये क्रिमिनलाइज बनाता था होमोसेक्सुअलिटी को। होमोसेक्सुअलिटी का मतलब सेम सेक्स मैरिज, मतलब ये स्टक डाउन कर दिया, हटा दिया, कैंसिल कर दिया कि अब क्या है, सेम सेक्स मैरिज कर सकते हैं। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये आर्टिकल 14 का उल्लंघन है। आर्टिकल 14 राइट टू इक्वलिटी देता है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, और सारी, चाहे कोई भी क्लास हो, किसी का कोई भी सेक्सुअल ओरिएंटेशन हो, एलजीबीटी कम्युनिटी हो, सबको ये सेम अधिकार है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी को अफोर्ड किया है इसमें कि कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी, संवैधानिक जो हमारी मॉरलिटी है वो सर्वोपरि रहेगी, वो ऊपर रहेगी, क्योंकि इक्वलिटी बिफोर लॉ जो आर्टिकल 14 हमारा देता है, फंडामेंटल राइट है, इसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता पब्लिक मॉरलिटी और रिलीजियस मॉरलिटी के आधार पे। इससे ऊपर रहेगी हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा, देखो योग्यकर्ता प्रिंसिपल है जो, ये एक योग्यकर्ता प्रिंसिपल भाई साहब, कुछ एक्सपर्ट्स, ह्यूमन राइट एक्सपर्ट ऑर्गेनाइजेशन साथ में आई, उन्होंने कुछ सिद्धांत ये अपनाए। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो योग्यकर्ता प्रिंसिपल है, इंटरनेशनल लॉ है ये सेक्सुअल ओरिएंटेशन का इशू या जेंडर आइडेंटिटी का इशू, ये इंडियन लॉ का पार्ट होना चाहिए, योग्यकर्ता प्रिंसिपल। यानी कि हमारा जब सभी, मतलब किसी इंडियन लॉ बने, कानून बने, तो उसमें योग्यकर्ता प्रिंसिपल के आधार पे बने। योग्यकर्ता प्रिंसिपल क्या है, देखो इसमें 2006 में ये योग्यकर्ता एक इंडोनेशिया में जगह है। इंडोनेशिया एक कंट्री है भाई साहब, इंडोनेशिया यहाँ पे एक कंट्री है, ये रही इंडोनेशिया, यहाँ पे योग्यकर्ता एक प्लेस है, वहाँ पे मीटिंग हुई 2006 में। वहाँ पे ये कुछ प्रिंसिपल, नियम, रूल्स अपनाए गए, बहुत सारी यहाँ पे आई ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन, एक्सपर्ट आए, इंटरनेशनल एक्सपर्ट तो आए, उन्होंने ये प्रिंसिपल कुछ अपनाए कि ये जो एलजीबीटी कम्युनिटी है इनके राइट को बचाया जाएगा। तो ये है योग्यकर्ता प्रिंसिपल। फिर चलती रही ये टसल ओवर सेम सेक्स मैरिज चलती रही। 2018 में सैफिन जहान वर्सेस अशोकन केएम एंड अदर्स, ये केस आया सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, देखो भाई साहब, ये चॉइस है पार्टनर चुनने की हर एक आदमी को कि वो किससे शादी करे, ये फंडामेंटल राइट है। यानी कि वो सेम सेक्स पार्टनर भी ढूंढ सकता है, यानी कि लड़का लड़के से शादी कर सकता है, लड़की लड़की से शादी कर सकता है। तो ये सेम सेक्स मैरिज को लीगल किया सुप्रीम कोर्ट ने, कहा ये गाइडलाइन जारी की। लेकिन बाद में फरवरी 2021 में, इस साल, गवर्नमेंट ने ये अपोज किया दिल्ली हाई कोर्ट में सेम सेक्स मैरिज को। गवर्नमेंट का क्या कहना, गवर्नमेंट का कहना ये है भाई साहब, देखो मैरिज जो शादी होती है इंडिया में, मैरिज होती है वो होती है बायोलॉजिकल मैन और बायोलॉजिकल वुमन, जो आदमी और औरत के बीच में वो ही रिकॉग्नाइज की जाएगी मैरिज। क्योंकि वो क्यों की जाएगी, क्योंकि वो कैपेबल है टू प्रोड्यूस बेबी चिल्ड्रन, वो बच्चे पैदा कर सकते हैं, उसी को मैरिज माना जाएगा। ये कहा हाई कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। फिर देखो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक लॉ भी बनाया, कानून, ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट एक्ट 2019। इसमें कुछ प्रोविजन रखे ट्रांसजेंडर के राइट को प्रिजर्व करने के लिए, लेकिन ये क्रिटिसाइज किया गया क्योंकि ये जेंडर और सेक्सुअल आइडेंटिटी के बेस्ड पे था, तो ये क्रिटिसाइज किया गया, इसका आलोचना की गई बहुत सारे एक्सपर्ट द्वारा। कौन कौन से चैलेंजेस हैं, चुनौतियां हैं जो एलजीबीटी कम्युनिटी के द्वारा फेस की जाती हैं समाज में, जो चुनौतियां झेलनी पड़ती हैं, चैलेंजेस झेलने पड़ते हैं। पहला तो है फैमिली। भाई साहब फैमिली में ही फाइट चलती रहती है, फैमिली डिस्पर्सन होता रहता है। अगर कोई मान लो लड़का लड़के से शादी करना चाहे तो फैमिली पहले एक्सेप्ट नहीं करती है, लड़की लड़की से करना चाहे तो फैमिली एक्सेप्ट नहीं करती है, यानी कि फैमिली कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं, विवाद होते रहते हैं। दूसरा है डिस्क्रिमिनेशन एट वर्क प्लेस, जहाँ पे वो आदमी औरत काम करता है, अगर वहाँ पे पता चल गया है कंपनी में या कहीं गवर्नमेंट, किसी गवर्नमेंट अधिकारी है, तो भाई साहब वहाँ पे भी उसके साथ भेदभाव होने लगता है। हेल्थ इशू भी है, कोई मान लो हॉस्पिटल या लैब उसका जांच नहीं करना चाहती, इनएडुकेट सर्विस प्रोवाइड की जाती है, एचआईवी या कोई और बीमारी हो उसकी फैसिलिटी नहीं दी जाती, यानी कि टेस्ट नहीं किए जाते, उसके ट्रीटमेंट सर्विस नहीं अवेलेबल होती। इसके कारण वो क्या है, आइसोलेट हो जाता है, अलग हो जाता है ऐसा पर्सन जो एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी का है, उसके साथ भेदभाव होता है इसके कारण। और ड्रग अब्यूज का कारण बन जाता है, यानी कि उसका जो सेल्फ एस्टीम है वो लो हो जाता है, उसका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास, वो कम हो जाता है। इसकी वजह से वो देखो ड्रग के लिए लत पड़ जाती है, उसे ड्रग लेने लगता है, एल्कोहल लेने लगता है, शराब पीने लगता है, टबैको वगैरह खाने लगता है, क्योंकि स्ट्रेस दूर करने के लिए जो डिस्क्रिमिनेशन और रिजेक्शन उसे झेलना पड़ रहा है समाज में, उसकी वजह से वो एल्कोहल वगैरह लेने लगता है। अब वे फॉरवर्ड में सॉल्यूशन क्या होना चाहिए इसका, देखो एलजीबीटी कम्युनिटी के लिए उनके राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ लाना चाहिए गवर्नमेंट को। और ये गवर्नमेंट का ये क्या है, स्टेट को, यानी कि गवर्नमेंट को, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट का ये दायित्व हो, ऑनर्स हो कि वो चेंज लेके आए, सोसाइटी का ये दायित्व हो, ना कि इंडिविजुअल आदमी का। जब सोसाइटी और स्टेट दोनों साथ मिलकर काम करेंगे तभी ये स्टिग्मा को हटाया जा सकता है। और गवर्नमेंट बॉडीज हैं जैसे हेल्थ से रिलेटेड या लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड जो भी बॉडीज हैं, गवर्नमेंट बॉडीज हैं या हॉस्पिटल हैं,
उनको भी सेंसिटाइज करने की ज़रूरत है एलजीबीटी कम्युनिटी के राइट को इंश्योर करने के लिए। पहले तो उन्हें ही भाई साहब सेंसिटाइज किया जाए कि भाई साहब ये भी आदमी है, इनके राइट को वॉयलेट ना किया जाए, इनके राइट को प्रोटेक्ट किया जाए। यानी कि जो पब्लिक सर्विस में या किसी में सेक्सुअल ओरिएंटेशन के कारण उनको हैरास्ड किया जाता है, सताया जाता है, इसको पहले रोका जाए। तो यही था बस इस लेक्चर में।